25 अक्टूबर की भोर थी। कैसा सामान्य सा दिन, वैसा ही सामान्य सा निरीक्षण, पर वही दिन किसी छोटे से झरने की तरह दिखने वाले उस किनारे की शांति को चीरकर रख देने वाला साबित हुआ। अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस की टीम रोजमर्रा की तरह बांध के निरीक्षण पर गई थी। वही पुरानी सूची, कंक्रीट की मजबूती, दरारें, गाद का माप। यह काम हर 5 साल में एक बार होता था और लोग इसे परिचित, साधारण और सुरक्षित मानते थे। डेविड कोल, 38 साल के, 12 साल का अनुभव रखता था। गोताखोरी में उसका नाम मान्य था। वह उस सप्ताह तीसरी बार आरका बुटा की गहरी, गंदी जल में उतर रहा था। पानी की दृश्यता लगभग आधा मीटर थी, मतलब उसकी आंख के सामने का दृश्य इतना सीमित कि सिर्फ हाथ की दूरी ही दिखती थी। तल पर कीचड़ की मोटी परत थी, उसमें डूबे हुए पेड़ के खंड, पुराने टायर, नाव के टूटे हिस्से और वो सब कुछ जो दशकों में किसी ने यहां फेंका था। ऐसे स्थानों पर इंसान पानी के भीतर कुछ भी अनुमान लगाकर देखता है, पर उस दिन जो मिले वह अनुमान की सीमा के बाहर था। कोल बांध के पूर्वी किनारे के नजदीक तैर रहा था जब अचानक उसने कुछ बड़ा और धातु जैसा देखा। पहले लगा कि कोई बर्तन या खेत का उपकरण होगा, इस तरह के झील किनारे इलाकों में लोग सब कुछ फेंक जाते हैं। पर जब वह पास गया तो उसके मुंह पर धीरे धीरे एक ठंडी सांस उतर गई। वहां से आधा बाहर निकला था एक बड़े ट्रक का कैबिन, सफेद रंग का कभी रहा होगा, अब कीचड़, जंग और शैवाल की मोटी परत से ढका हुआ। केबिन की शीशियां अंदर से किसी काली परत से ढकी थीं। ऊपर से झांककर वह कुछ समझ न पाया, पर उसने अपने दस्ताने वाले हाथ से बाहर जमा कीचड़ हटाया और पाया कि शीशे पर अभी भी काले टेप के टुकड़े चिपके हुए थे। इतने साल पानी में रहने के बाद भी जिद्दी तरीके से चिपके रहे थे। कोल ऊपर आया और अपनी खोज बताई। उस समय उसके साथी माइकल ग्रिफिन, जो 52 साल के अनुभवी गोताखोर थे, नीचे गए। जब माइकल बाहर निकले तो उनका चेहरा पीला पीला था। उन्होंने कहा, वहां अंदर कोई है। उन शब्दों का असर जैसे किसी कमरे की लाइट अचानक बंद कर देना था। आसपास के लोग खामोश हो गए। सूचना फैलते ही किनारे पर पुलिस, मेडिकल टीम और इंजीनियर्स पहुंच गए। पीले पुलिस टेप ने तट को घेर दिया। खबरें तेजी से फैलीं। डेसोटो काउंटी की सड़कों पर पुलिस गाड़ियां लगीं। स्थानीय अखबार कॉल कर रहे थे। लोग अपनी कल्पनाओं को हवा दे रहे थे। ट्रक निकालने में 3 दिन लगे। झील वहां करीब 8 मीटर गहरी थी और वाहन आधा कीचड़ में दबा था। निकासी के लिए भारी उपकरण चाहिए थे। और जिस वक्त ट्रक ऊपर निकाला गया, वही पल हर एक के लिए दर्दनाक था। कैब का ढकना खुलते ही भयानक गंध और गंदा पानी बाहर आया। अंदर का दृश्य किसी से छुपाया नहीं जा सकता था। ड्राइवर की सीट पर एक कंकाल बैठा हुआ मिला था और उसके पैरों का हिस्सा गायब था। यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं लगी, यह कोई जानबूझकर किया गया भयावह अपराध था। पैर घुटनों से ऊपर से कटे हुए थे। कट इतने साफ थे कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी दंग रह गए। यह खोज एक पुरानी फाइल से जुड़ी हुई थी, एक वह फाइल जिसे लोग सालों से बंद कर चुके थे, हैरी एडवर्ड मिल्टन का मामले की। उसे 2 दशक पहले सितंबर की एक गर्म सुबह अचानक गायब घोषित कर दिया गया था। अब 25 अक्टूबर की उस सुबह की वह खोज उन 2 दशकों की अनसुलझी खोई हुई उम्मीदों को तोड़ रही थी। आप सोच रहे होंगे, यह सब क्यों? किसने यह किया? किसने इतनी बेरहमी दिखाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या न्याय होगा? यह कहानी अब एक प्राइवेट परिवार की कहानी से निकलकर एक बड़े सवाल में बदल चुकी थी। जब संस्थाएं कमजोर पड़ जाती है और आंकड़े, दस्तावेज और भ्रष्ट रीतियां सच को दबा देती है, तो रहस्य कितने साल तक छुपे रहते हैं? और क्या एक सामान्य निरीक्षण कभी कभार सच की परत खरोंच भी सकता है? हैरी एडवर्ड मिल्टन 1907 के दशक में जन्मा। उसका परवरिश मध्य पश्चिम के एक छोटे शहर डेकाटूर में हुई। परिवार बहुत सामान्य था। पिता मैकेनिक थे और मां घर संभालती थीं। हैरी ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्थानीय मरम्मत की दुकान में काम शुरू किया। उसे मशीनों से लगाव था, लेकिन वह जल्दी ही सड़क पर चलने वाले जीवन की ओर खिंचा गया। ट्रक चलाना उसे रोमांचक लगा। 1970 में उसने कमर्शियल लाइसेंस लिया और ट्रक ड्राइवर बन गया। ट्रकिंग के वह दशक उसके लिए बढ़िया दिन लेकर आए। अर्थव्यवस्था में माल ढुलाई की मांग थी और ड्राइवरों की इज्जत थी। हैरी ने शादी की जेनिफर के साथ और उनकी बेटी एलिजाबेथ का जन्म हुआ।
परिवार ने स्प्रिंगफील्ड के पास एक छोटा सा घर लिया। पड़ोसियों के मुताबिक हैरी एक सादा, नित्यकर्म करने वाला इंसान था। काम पर जाता, घर आता, कभी कभार दोस्तों के साथ बार में बैठता। वह पैसे बचाता, पर अचानक उसके बैंक अकाउंट में कुछ बड़े नकद जमा दर्शाने वाले एंट्रीज बाद में जांच में अजीब लगे। 1989 के करीब, जब जियोलॉजिस्टिक्स बदलने लगे, कुछ निजी सुरक्षा कंपनियां उभरीं जिनका काम माल की ढुलाई के दौरान सुरक्षा देना था। रेड लाइन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस नाम की कंपनी ऐसी ही थी। कंपनी ने बड़े ठेकों के जरिए ड्राइवरों और कार्गो की सुरक्षा की पेशकश की, पर बाद में खुला कि रेड लाइन की गतिविधियां कानूनी और गैरकानूनी दोनों तरह की डीलों में थीं। नकली डिलीवरी रिकॉर्ड, कर चोरी और अवैध सीमा पालन। हैरी के बैंक स्टेटमेंट में जो नकद जमा दिखे, वे संभवतः ऐसे साजिशी ऑपरेशंस के भुगतान थे जहां ड्राइवरों को फर्जी डिलीवरी दिखाकर पैसे दिए जाते थे। कई दस्तावेजों में हैरी का नाम उन ऑपरेशंस में पैकेजिंग और डिलीवरी में विश्वसनीय ड्राइवर के रूप में आता मिला, पर यह सब आधिकारिक रिकॉर्ड्स में नहीं दर्ज था। इस तरह का नेटवर्क अक्सर रक्षक और अपराधी की भूमिका दोनों निभाता है, और जो ड्राइवर ज्यादा जानने लगा, वो खतरे में आ सकता था। 12 सितंबर 1990 की सुबह गर्म और आर्द्र थी। हैरी ने सुबह उठकर नाश्ता किया, अपने ट्रक पर चढ़कर तय रूट की ओर निकला। उसका काम लिटिल रॉक तक सामान पहुंचना था। उसने नियमित चेक इन किए। दोपहर के दौरान उसे एक पेट्रोल पंप पर देखा गया। उसने नकद में भुगतान किया, सैंडविच लिया और आगे बढ़ा। उस दिन दोपहर को रेडियो पर आखिरी बार उसकी आवाज सुनी गई, सामान्य, बिना किसी डर या चिंता के। लेकिन फिर लापता होने का सिलसिला शुरू हुआ। मेम्फिस के पास वह कभी पहुंचा ही नहीं। देर शाम तक जब वह न पहुंचा तो कंपनी ने स्थानीय पुलिस और फिर FBI को खबर की। एक्सटेंसिव सर्च शुरू हुई। रूट, पार्किंग स्थान, मोटल, अस्पताल, सब देखे गए, पर कोई सुराग नहीं। परिवार को रखा गया, दोस्त परेशान थे, पर कुछ भी निकल कर नहीं आया। इस तरह हैरी मिल्टन की गायब होने की गुत्थी बन गई। 1990 के दशक में कई मामलों में संस्थागत सीमाएं और सामाजिक कल्चर ने ऐसे मामलों को गंभीरता से न लेने की प्रवृत्ति दे दी थी। रेड लाइन जैसी संस्थाएं अपने मालिकों और उच्च श्रेणी के लोगों के जरिए साक्ष्यों को दबा सकती थीं। पुलिस रिकॉर्ड और FBI की जांचें लंबी और जटिल थीं। साथ ही कई गवाह डर के कारण खुलकर बोलने से घबराते थे। हैरी की गैरहाजिरी के कुछ महीनों बाद FBI ने रेड लाइन के ऊपर जांच तेज की और कुछ छापे और दस्तावेज मिले, पर उस समय हैरी का कुछ नहीं मिला। विश्वास करने लायक घटना तब हुई जब डेविड कोल जैसे थके हुए पर अनुभवी गोताखोरों ने वह ट्रक ढूंढ निकाला। दृश्य जिसने सबको झकझोर दिया। कैबिन के अंदर बंधा हुआ कंकाल और कटे हुए पैर स्पष्ट संकेत थे कि यह साधारण हत्या नहीं थी। पैरों को काटने का तरीका, बंधने की पट्टियों का प्रयोग और अंदर की खिड़कियों का काला टेप, ये सब मिलकर एक संदेश जैसा प्रतीत होता था। किसी ने न सिर्फ हत्या की थी, बल्कि शव में बदलाव कर उसे किसी तरह दिखाना चाहा था। एक चेतावनी, एक प्रदर्शन। फॉरेंसिक टीम ने DNA और दंत रिकॉर्ड से पहचान की पुष्टि की। यह हैरी ही था। सिर पर पीछे से घातक चोट मिली थी, किसी भारी वस्तु के प्रहार से। पैरों के कट के निशान कितनी स्पष्ट रूप से बारीक दांत वाली आरी से काटे हुए थे, यह दर्शाता था कि काटने के कार्य को जानबूझकर मृत्यु के बाद किया गया। पट्टियां औद्योगिक नायलॉन की थीं। ऐसी पट्टियां भार पकड़े जाने के लिए उपयोग की जाती है, पर यहां उनका उपयोग किसी को कुर्सी में बंधने के लिए किया गया था। यह मनोवैज्ञानिक तत्व को जोड़ता है। पीड़ित को मजबूर करना, उसे बांध कर दिखाना और बाद में उसे जेल में डालना, एक स्टेज ड्रामा जैसा जो डर पैदा करे। जांच आगे बढ़ी और रेड लाइन के नाम से जुड़े कई रिकॉर्ड खोजे गए। उन रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसे ऑपरेशंस का जिक्र था जिनमें ड्राइवरों को रूट पर भेजा जाता और वास्तविक माल या तो मौजूद नहीं होता या उसे गैरकानूनी तरीके से भेजा जाता। ऐसे ऑपरेशंस में लाभ की बड़ी रकम बनती थी और असहमति या किसी जोखिम की स्थिति में सख्ती से निपटने की बात भी कही जाती थी। हैरी के बिना रही जेनिफर और बेटी एलिजाबेथ की जिंदगी उलझन और दर्द से भर गई। जेनिफर ने परिवार को चलाने के लिए 2 नौकरियां शुरू कीं। एलिजाबेथ ने अपने पिता की यादों को संभाला और बड़ी होकर नर्स बनी, पर हर साल 12 सितंबर को उनका घर उस खालीपन का एहसास करता रहा जब उन्हें पता ही नहीं था कि पिता जीवित है, मृत है या कहीं दूर है।
25 अक्टूबर की खोज ने उन 2 दशकों की अंधेरी आशाओं की औपचारिक मृत्यु कर दी। अब उनके पास सच्चाई थी, पर न्याय अधूरा था। यह पूरा मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं रहा। यह एक संकेत बन गया कि किस तरह कुछ उद्योगों में कदाचार और अवैध चालें गहरे पैठ जाती है। जब संस्थाएं पारदर्शिता न रखें, तब छोटे छोटे अपराध बड़े अपराधों में बदलते हैं। हजारों ड्राइवर जो काले कामों में फंसते हैं, उनमें से बहुतों की कहानियां कभी सामने नहीं आती, और कई मामलों में परिवार जवाबों के लिए कई पीढ़ियों तक इंतजार करते हैं। यहां कहानी के और भी विस्तार, दर्जनों गवाहों की बातें, बैंक रिकॉर्ड की पैदाइश, रेड लाइन के स्थानीय आयोजनों के साक्ष्य, ब्रेक्सन की मध्य अमेरिका में 2 दशक की छिपाई और मुकदमे की न्यायिक कार्यवाही के विशेष मोड़ और साक्ष्यों का विस्तार दिया जा सकता है, जैसे गवाहों के विवरण, पूछताछ के हिस्से और फॉरेंसिक रिपोर्ट के तकनीकी अंश। अगर आप चाहें तो मैं इन सभी उपखंडों को और विस्तृत कर दूं, गवाहों के वर्बटिम उद्धरण, परिभाषित, बैंक एंट्रीज का विश्लेषण और कानूनी दलीलों का चरणबद्ध वर्णन। इस किस्से से जो बात हमें सबसे साफ मिलती है, वह यह है कि सच अक्सर जड़ में सोता है, पानी की गहराई में, धूल भरे फाइलों के पन्नों में और उन यादों में जो लोग अपने सीने में दबाकर रखते हैं। पर कभी कभी यही सच एक छोटी सी चिंगारी से, एक निरीक्षण से बाहर आकर रोशनी दिखा देता है। हैरी मिल्टन की कहानी का दर्द सिर्फ एक जीवन खोने का नहीं था, यह उन परिश्रमियों की कहानी भी है जो कठिन जीवन और अनिश्चितताओं में जकड़े रहते हैं। यह कहानी उन संस्थाओं के बारे में भी है जो जाल बुनती है और लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, कभी आर्थिक लालच, कभी डर के जरिए। जब तक समाज और संस्थाएं जवाबदेह नहीं होंगी, तब तक छोटे छोटे अपराध बढ़कर बड़े गलत कामों में बदलते रहेंगे। पर एक और सच भी है, परिवारों की उपेक्षा और वर्षों तक के सवालों का बोझ कभी पूरा नहीं मिटता। एलिजाबेथ और जेनिफर जैसे लोग जिनकी जिंदगी एक गायब होने वाले परिवार के सदस्य के चारों ओर घूमती रही, उनके लिए सच मिलना आधा राहत है, पर न्याय का पूरा हिस्सा नहीं। अदालत ने कुछ लोगों को सजा दी, पर हत्या के लिए पूर्ण न्याय नहीं मिला। यह कड़वा सच है, कई बार कानून की सीमाएं और साक्ष्यों की कमी न्याय को अधूरा छोड़ देती है। हम क्या सीखते हैं? पहली बात यह कि छूटे मामले कभी कभी सिर्फ ठंडे मामलों नहीं होते, वे असल परिवारों की पीड़ा होती है। दूसरी बात यह कि पारदर्शिता और गवाह रक्षा कितना महत्वपूर्ण है। अगर गवाह खुलकर बोल सके और संस्थाएं जवाबदेह हों, तो कई ऐसे अपराध बच भी सकते थे। तीसरी बात यह कि कभी कभी रोजमर्रा का काम, जैसे एक बांध का निरीक्षण, ही बड़े सच को बाहर लाता है। इसलिए छोटी छोटी प्रक्रियाएं, तकनीकी जांच और नियमित निगरानी केवल रखरखाव के लिए नहीं होती, वे समाज के उन हिस्सों को भी संरक्षित करती है जहां सच और झूठ का फर्क छिपा होता है। अंत में झील अपनी शांति में लौट आई, मछुआरे फिर से जाल डालने लगे, बांचे हुए लोग फिर से टहलने आए, पर उस जगह पर जो निशान थे वे भले ही मिट गए हों, किंतु उन जोड़ियों की याद, उन सवालों के गलियारे और उन परिवारों की कहानी वहां हमेशा बनी रहती है। क्या किसी दिन और गहरे सच बाहर आएंगे? शायद। पर जितना हो सकता है, समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकी जाए, गवाहों को सुरक्षा मिले, संस्थाएं पारदर्शी बने और जो अपराध करता है उसे कानून के कठोर दायरे में लाया जाए। हैरी मिल्टन की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी नाजुक है। हर रोज किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई छोटे सुराग पर ध्यान नहीं दिया और कोई साधारण निरीक्षण किसी आपराधिक कथा को उजागर कर देता है। इसलिए सतर्कता, जवाबदेही और इंसानियत ही आखिरी सुरक्षा कवच है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, अगर आपको लगा कि झील की वो गहराई सिर्फ पानी नहीं बल्कि छुपे हुए सच की आवाज थी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी ये जानना जरूरी है कि सच कितना गहरा दबा रह सकता है। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और रहस्यमय कहानियां जहां हर पल सस्पेंस बढ़ता जाता है, उन्हें मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि जब अगली कहानी आए आप सबसे पहले सुनें, सबसे पहले सोचें। कमेंट में हमें बताइए, आपके हिसाब से हैरी मिल्टन की मौत के पीछे कौन था?
क्या वो सिर्फ एक अवैध योजना का शिकार था, या इससे भी बड़ा कोई सच छुपा हुआ है? आपकी राय अगले एपिसोड में पढ़ी जाएगी। और याद रखिए, हर झील के नीचे बस पानी नहीं होता, कभी कभी वहां दबी होती है एक पूरी कहानी।